चलिए शुरू करते हैं। सवाल में ये कहा जा रहा है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल किसका दोस्तों? यहाँ पे उर्दू की आगाज़ व इर्तिक़ा और उसकी जाए पैदाइश से मुताल्लिक़ एक नज़रिया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो ये जो नज़रिया है वो किसका है? क्या ये महमूद शिरानी का है, नसरुद्दीन हाशमी का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, या फिर मसूद हुसैन खां का है? तो दोस्तों उर्दू ब्रज भाषा से निकली है ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। बाकी के ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। महमूद शिरानी, नसरुद्दीन हाशमी और मसूद हुसैन खां का उर्दू के मुताल्लिक क्या नज़रिया है? तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर नसरुद्दीन हाशमी की, तो इनका कहना है कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो दक्कन में है, जबकि सैयद सुलेमान नदवी का मानना यह है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, जबकि हाफिज़ महमूद शिरानी का मानना यह है कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है, जबकि डॉक्टर मसूद हुसैन खां का मानना है कि दिल्ली और उसके आसपास में उर्दू ने जन्म लिया। सबसे ज़्यादा जो नज़रिया मान्य है वो मसूद हुसैन खां का है। अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल यह कि जिस कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे मानी इकट्ठा हों जो एक दूसरे की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी एक शेर में दो वर्ड्स अपोजिट को इस्तेमाल किया जाए वो सिनत क्या होती है? क्या वो सिनत तज़ाद होती है, तजाइल आरिफाना होती है, सिनत मुबालगा होती है, या फिर सिनत ईहाम होती है? तो दोस्तों जब एक ही शेर में दो अपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसको सिनत तज़ाद कहते हैं। सिनत तज़ाद के लिए एक शेर मैं आपको सुना दूँ कि उसे फ़िक्र क्या सज़ाओ जज़ा की, उसे फ़िक्र क्या सज़ाओ जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो यहाँ पे देखिए इस शेर में सज़ा व जज़ा दोनों अपोजिट हैं, सुबह व मसा यानी कि सुबह और शाम दोनों अपोजिट है। तो जिस किसी शेर में दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ हों उसको हम लोग सिनत तज़ाद कहते हैं। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तजाइल आरिफाना क्या होता है? तजाइल आरिफाना में शायर जानबूझकर अनजान बनता है। जैसा कि एक शेर है कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में कुछ कम कम है। यानी कि शायर को पता है कि उसका महबूब उसे देखने के लिए आया है, फिर भी वो अनजान बना पूछ रहा है कि कौन आया है पे अयादत दिल। तो जहाँ पे शायर जानबूझ के अनजान बनता है वहाँ पे होता है तजाइल आरिफाना। सिनत मुबालगा क्या होता है? तो सिनत मुबालगा में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, तू कहे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अरे भाई चांद तारों को तोड़ना मुमकिन नहीं है। यानी कि जिसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वो होता है सिनत मुबालगा। जबकि सिनत ईहाम क्या होता है? जिसमें शायर गुमान में डालता है, वहम में डाल देता है। तो यहाँ पे हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया और जिसमें एक शेर में दो अपोजिट वर्ड यूज हो वो होता है सिनत तज़ाद। अगला सवाल यह है कि यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? दोस्तों यादों की बारात ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यादों की बारात कैसी सिन्फ है? तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन खुद नविश्त भी रहेगा। तो याद रखिएगा यादों की बारात खुद नविश्त है। ये किसकी खुद नविश्त है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है जोश मलिहाबादी की। जोश मलिहाबादी का असली नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका असली नाम शब्बीर हसन खां है जो कि मलिहाबाद के रहने वाले थे। अगला सवाल यह कि उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? उमराव जान अदा बहुत ही शाहकार नाविल है। किसका है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने अपनी इस नाविल में लखनऊ का जो समाज था, जो उस समय का मुआशरा था और उसकी जो तहजीब थी उसकी झलकियाँ अपने इस नाविल में पेश की है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उमराव जान अदा में किस शहर की तहजीब झलकती है? तो वहाँ पे लखनऊ की तहजीब झलकती है उमराव जान अदा नाविल में, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखी थी। अब यहाँ पे रजब अली बेग सरूर की एक मैं सिन्फ या फिर एक किताब का नाम आपको बता दूं। रजब अली बेग सरूर की एक किताब का नाम है गुज़िश्ता लखनऊ। मुंशी प्रेमचंद की तसानीफ में गौदान, गबन और बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा बहुत सारा, राजेंद्र सिंह बेदी की एक सिन्फ है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ
किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया? दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के खतूत को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एक ख़त में उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया हुआ है कि मैं हज़ारों कोस बज़रिए कलम बात करता हूँ और मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे मैं क्या करता हूँ, मुरासला को मुकालमा बना देता हूँ। यानी कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत में मुरासला को मुकालमा बना दिया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया। अगला सवाल ये कि मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? दोस्तों मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। जैसा कि आप मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस की अगर मरसियों का जायज़ा लें तो वो सभी 6 मिसरे ही यानी कि मुसद्दस ही हुआ करती हैं। उसमें जो पहले के 4 मिसरे होते हैं वो एक हम वज़न होते हैं और बकिया के आखिर के 2 मिसरे अलग काफिया और रदीफ़ के होते हैं। तो मुसद्दस में कितने बंद? 6 बंद होते हैं। अगला सवाल है कि शायरी में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहा जाता है? तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि जब शायर जानबूझकर अनजान बनता है तो वहाँ पे तजाहिल आरिफाना होता है। जैसे कौन आया है पे अयादत दिल, अरे शायर को पता है भाई कौन आया, उसका महबूब आया, फिर भी पूछ रहा है, यानी कि जानबूझ के वो अनजान बन रहा है। अगला सवाल है कि जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम के बदले लाया जाए क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाउन की जगह पे जो यूज़ हो वो होता है प्रोनाउन, उसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। तो जो लफ्ज़ किसी चीज़ या जगह के नाम के बदले में लाया जाए उसको ज़मीर कहा जाता है। अगला सवाल यह है कि जांच के ज़रिए तालिबे इल्म को पता चलता है, यानी कि जब हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी जांच करते हैं तो उनसे क्या पता चलता है? क्या तालिबे इल्म को अपनी कमियों का पता चलता है या फिर तालिबे इल्म दर्जा में पढ़ाई में मुकाबला करता है, यानी कि कंपटीशन की भावना आती है, या फिर तालिबे इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है, या फिर ऊपर की सभी बातों को जान लेता है? तो जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो वो ऊपर की सभी बातों को जान लेता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल ये है कि जिस कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी माना इकट्ठा हो जो एक दूसरे की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे की ज़िद हो, एक ही कलाम में 2 ऐसे वर्ड्स यूज़ हों जो कि एक दूसरे की ज़िद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनत तज़ाद कहते हैं। बहुत आसान सा सवाल था। सिनत तज़ाद का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि उसे फ़िक्र क्या सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो यहाँ पे सज़ा व जज़ा, सुबह और मसा दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। तो एक ही कलाम में या फिर एक ही शेर में 2 या 2 से ज़्यादा माना एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यूज़ हों तो वहाँ पे सिनत तज़ाद हुआ करती है। अलकाजरा के तरीक़े तालीम को मुफीद बनाने के लिए बहस व मुबाहिसा की ताकत किससे होती है? अगर आप चाहते हैं कि जो टीचिंग मेथड है उसको आप बेनिफिशियल बनाए बच्चों के लिए और आप बहस व मुबाहिसा कराना चाहते हैं तो बहस व मुबाहिसा की ताकत किससे होगी? क्या मजमून लिखने से होगी, ड्रामा से होगी, खेल कूद से, या फिर बहस व मुबाहिसा से? तो तरीक़े तालीम को मुफीद बनाने के लिए बहस व मुबाहिसा यानी कि डिबेट की जो ताकत होती है वो मजमून लिखने से होती है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि मुल्क को बनाने वाला किसे कहते हैं? यानी कि राष्ट्र निर्माता क्या वालिदैन को कहते हैं, समाज को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, या फिर तालिबे इल्म को कहते हैं? तो दोस्तों अगर मुल्क के निर्माता की बात करें तो उस्ताद को हम लोग राष्ट्र निर्माता कहते हैं, जबकि अगर मैं तालिबे इल्मों की बात करूं तो ये तो फ्यूचर ऑफ नेशन होते यानी कि राष्ट्र के भविष्य कहलाते हैं। अगला सवाल है कि मुहावरा आँखें चार होना किस माना में इस्तेमाल होता है? दोस्तों मुहावरा आँखें चार होना ये इस्तेमाल होता है मोहब्बत होने के माना में। जैसा कि आप लोग मूवीज़ वगैरह के गाने में सुनते हैं, आंखों से आँखें चार कर लो, यानी कि मुझसे मोहब्बत कर लो। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आँखें चार होना मुहावरा इस्तेमाल होता है मोहब्बत होना के माना में। अगला सवाल है कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ही उर्दू शायरी की पहली तारीख लिखी थी। अगर मैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करूं तो इन्होंने आब हयात नामक एक किताब लिखी थी और अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब का नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? तो दोस्तों अगर रूप की मैं बात करूं तो ये रुबाई सिन्फ का मजमुआ है। अगला सवाल ये है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? क्या डिप्टी नज़ीर अहमद है, अब्दुल हलीम शरर है, हादी रुस्वा या फिर गुलाम अब्बास? तो दोस्तों उर्दू के पहले नावल की बात करें तो मौलवी नज़ीर अहमद की मिरातुल उरूस के बारे में ये कहा जाता है कि वो उर्दू का पहला नावल है। तो उर्दू की पहली नावल मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद की है। इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं। अगला सवाल है कि अल हिलाल और अल बलाग किसकी इदारत में लिखता था? दोस्तों अल हिलाल और अल बलाग दो रिसाले थे जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए निकाले जाते थे। अगला सवाल यह है कि मिन दर्जा झेल में कौन शायर कसाइद के लिए मशहूर है, यानी कि कौन शायर कसीदा लिखता था? क्या वो मीर अनीस थे? जी नहीं दोस्तों, मीर अनीस मशहूर हैं मरसिया लिखने के लिए। सौदा की बात करें तो जी हाँ, सौदा कसीदे लिखने के लिए बहुत ही फेमस थे। अगर मैं मीर तकी मीर की बात करूं तो ये गज़ल के लिए मशहूर हैं, जबकि हाली नज़म के लिए। यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन, सौदा कसीदा के लिए मशहूर थे। अगला सवाल ये कि लफ्ज़ जद की जमा क्या होगी? लफ्ज़ जद की मैं जमा की बात करूं तो इसकी जमा अजदाद होगी। अगला सवाल ये है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है आपसे। या तो ये पूछा जाता है कि ये शेर किसका है, तो ये शेर मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है, तो मीर तकी मीर का ये शेर है। इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने महबूब के होठों की जो तशबीह दी है वो पंखुड़ी से दी है, यानी कि गुलाब की पंखुड़ी से दी, यानी कि उसके महबूब का होठ जो है वह इतना नाजुक है जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी हो। तो इसमें शायर कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है? सिमली कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में सेनते तशबीह है। किस शायर को अवामी शायर तस्लीम किया जाता है? क्या इस्माइल मेरठी हैं, इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ या फिर नज़ीर अकबराबादी हैं? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में जो नज़ीर अकबराबादी हैं इनको अवामी शायर माना जाता है, क्योंकि इनकी नज़मों में ज़्यादातर अवामी मसाइल हुआ करते थे। अगला सवाल यह है कि जांच तालिबे इल्म को देती है। अगर हम लोग बच्चों का, छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, उनका इवेल्युएशन करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? क्या बच्चों में पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब मिलती है, या फिर उनको खाने पीने की सलाह मिलती है, या फिर जांच के जरिए तालिबे इल्म तकरीर करने की सलाहियत पाते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो जांच तालिबे इल्म को पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब देती है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि जांच के जरिए उस्ताद को पता चलता है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें एज ए टीचर क्या पता चलता है? क्या हमें बच्चों के ज़हनी रुझान का पता चलता है, या फिर स्टूडेंट्स के समाजी रुझान का पता चलता है, या फिर तालिबे इल्म की थिंकिंग और सोच क्या है उसका पता चलता है, या फिर तालिबे इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा ये पता चलता है? तो जब हम एज ए टीचर बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। अगला सवाल यह कि एहतिसाम हुसैन का ताल्लुक किस दबिस्तान तनकीद से है? तो दोस्तों एहतिसाम हुसैन बहुत ही मशहूर व मारूफ तनकीद निगार थे, और इनका जो ताल्लुक है वो मार्कसी दबिस्तान तनकीद से है। अगला सवाल है कि रिवायत और बगावत किसकी तसनीफ है? तो दोस्तों रिवायत और बगावत एहतिसाम हुसैन की तसनीफ है। एहतिसाम हुसैन किस दबिस्तान तनकीद से ताल्लुक रखते थे? तो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि ये मार्कसी दबिस्तान तनकीद से ताल्लुक रखते थे। अगला सवाल है कि रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? दोस्तों राबे से बना है रुबाई, राबे का मतलब होता है 4, यानी कि रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल ये है कि शेरुल बयान किसकी मसनवी है? दोस्तों शेरुल बयान उर्दू की बहुत ही मशहूर व मारूफ और मकबूल मसनवी है, जो किसकी है? क्या हाली की है, दिया शंकर नसीम की है, मीर हसन की, या फिर चकबस्त की? दोस्तों शेरुल बयान, जिसमें एक इश्किया दास्तान
बयान की जा रही है। ये मसनवी मीर हसन मीर की एक शाहकार मसनवी है। अगला सवाल ये है कि शेरुल अजम किसकी तसनीफ है। दोस्तों शेरुल अजम की बात करें तो क्या ये हाली की है, इमदाद इमाम की है, शिबली की या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। तो दोस्तों शेरुल आजम की बात करें तो ये शिबली नोमानी की एक तसनीफ है। अगला सवाल कि बागो बहार किसकी तसनीफ है। दोस्तों बागो बहार का जब भी बात आती है बागो बहार की तो फोर्ट विलियम कॉलेज याद आता है। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ, जिसके प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट थे। जॉन गिलक्रिस्ट की ही फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी। बागो बहार क्या था, किस्से चहार दुर्वेश जो कि फारसी की एक तसनीफ थी, उसका उर्दू की आसान जबान में तर्जुमा था। तो बागो बहार किसने लिखा, मीर अमन ने लिखा था। अगला सवाल यह है कि प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के निहायत ही मशहूर व मारूफ क्या थे, नावल निगार और अफसाना निगार यानी कि लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे अफसाने और नावलें लिखी, जिसमें सोज़े वतन जो था उनका ऐसा अफसाना का मजमुआ था जिसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, उसको जब्त कर लिया था। आखिरी तोहफा ज़ादे रहिए सभी इनके अफसाने, जबकि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये जो इनका अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है। अतः हमारा जो सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा।